हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांत एकेडमी। ये एक 45 डेज स्ट्रैटेजी है बेस एग्ज़ाम 2022 को लेकर के। आपने अगर सही तरीके से जो भी सिलेबस मैंने यहाँ पे बताया हुआ है अगर आप कवर कर लेते हो तो बहुत ही सटीक वे में आपकी प्रिपरेशन होगी, बहुत ही सही तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। और इसके बाहर ये जो है, इसमें जितने सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हुए हैं इस वीडियो में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हीं से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये डे वाइज है। मैं पूरा कंटेंट आपको समझा देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इस वीडियो में आपको इस वीडियो का प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आपको बताया गया है कि इस 45 डेज की जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। दूसरा, पूरा बेस एग्जाम 2022 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा बनाया गया है। पूरी स्ट्रैटेजी डे वाइज एंड टॉपिक वाइज शेड्यूल है। आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट दिया गया है, आपको वो फिनिश करना है और जो टॉपिक वाइज है उस तरीके से आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा इस पूरी स्ट्रैटेजी को अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो। 45 डेज जो है ये मैक्सिमम है। 45 टू 50 डेज भी आप 50 डेज मतलब 5 दिन और आप एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले प्रिपरेशन किया हुआ है तो कुछ टॉपिक जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रांग हैं किसी भी, चाहे वो मैथ्स का पोर्शन हो चाहे वो रीजनिंग का पोर्शन हो, तो आप वो स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पे अपने कोई किसी और टॉपिक जो आपको लगे कि आपका ये वीक है आप उसे वहां पे इनपुट दे सकते हैं। तो जिसके कारण आप चाहें तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को 35 टू 40 डेज में भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपका लेवल क्या है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। जिन बच्चों ने पहले कभी प्रिपरेशन नहीं करा है गवर्नमेंट एग्जाम का और वो अचानक से बेस एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या उन्हें पढ़ना है, क्या क्या उन्हें नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे क्या क्या उन्हें पढ़ना है और जो पढ़ना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और उनसे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि उनसे क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे डे वाइज एंड टॉपिक वाइज शेड्यूल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। बेस्ट सोर्सेस एंड स्टडी मटेरियल, कौन कौन से बेस्ट सोर्सेस हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से स्टडी मटेरियल हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, आइदर वो फ्री होंगे या फिर पेड होंगे, कौन कौन से मॉक टेस्ट हैं जो आपको देने चाहिए, किस तरह का आपको टेस्ट देना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। इसके अलावा बेस्ट टूल जो है, कौन से ऐसे टूल हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, कौन सा ऐसा टूल है जो आपको ये 45 डेज जो है कंटिन्यूअस आपको एक फ्लो में बना के रख सकता है, कौन सा ऐसे टूल है जिसके थ्रू जो है आप कंसिस्टेंट के साथ जो है डेली बेसिस पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर मैं डेली बेसिस पे नहीं पढ़ सकता, या फिर मैं लगातार जो है 8 घंटे या 10 घंटे मैं कैसे पढूं, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे 1 घंटे के बाद ही अजीब से लगने लगता है। तो उनके लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू जो है आप 8 घंटे या 10 घंटे जो है आप बैठ सकते हैं ऑनेस्टली के साथ जो है पढ़ाई करने के लिए। कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ना। सबसे पहले है मेरा प्रोज एंड कॉन्स, क्या क्या फायदे हैं इस वीडियो के, इस स्ट्रेटेजी के, और क्या क्या नुकसान है। तो फायदा ये है कि आपका एंटायर सिलेबस आपका कवर होगा इस वीडियो के थ्रू। यानी यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया हुआ है वो टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस है और उसे डे वाइज जो है शेड्यूल में मैंने डिवाइड करा हुआ है। आपका पूरा सिलेबस 45 डेज में खत्म हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने पहले प्रिपरेशन किया हुआ है तो आप इस 45 डेज को कुछ घंटे दे करके या एक दिन दे करके थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेना आप अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो आप इस 45 डेज को घटा करके आप 30 डेज, जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ है 30 डेज, 35 डेज, 45 डेज, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिबल एंड प्रैक्टिकल है, फिजिबल है मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, किया जा सकता है इसे। दूसरा है डेली टारगेट टू अचीव, एक डेली टारगेट दिया गया है जिसे आपको अचीव करना है। और इट मे मेक यू अ रैंक होल्डर, अगर आपने ऑनेस्टली से अगर सही सोर्सेस के साथ अगर आपने प्रिपरेशन करा तो डैम श्योर कि आपको एक रैंक होल्डर बना देगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स के साथ कि उन्हें या तो सिलेबस नहीं पता होता, या तो कंटेंट नहीं पता होता, या फिर सही वे में वो काम नहीं करते,
या फिर सब कुछ सही होता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो अगर आपने सारा चीज अपने तरफ से कोई भी लूप होल नहीं रखा तो आप श्योर शॉट है कि आप रैंक जरूर लेकर के आओगे जैसे ही आपकी ये 45 डेज की स्ट्रैटेजी फिनिश हो जाती है तो। एंड फिनिश बिफोर इफ यू नो बेसिक, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर आपने पहले प्रिपरेशन करा हुआ है एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम का, तो आप इस 45 डेज को कन्वर्ट करके 30 डेज 40 डेज 30 डेज जैसा आपको ठीक लगे, जिस तरह से आप इसे डिजाइन कर सको, मॉडिफाइड कर सको, वो आप कर सकते हैं। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो पहला जो इसका लूप होल है वो ये है कि आपको फोकस रहने की जरूरत है। आप सोचोगे कि नहीं मैं पढ़ते पढ़ते जो है उठ के थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, थोड़ा इधर चला जाऊं, थोड़ा उससे बात कर लूं, मैं बोर हो रहा हूं, तो वो इस तरह से नहीं चलेगा। तो आपको फोकस रहने की जरूरत है जब तक आपका ये 45 डेज का शेड्यूल फॉलो नहीं हो जाता। फोकस का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने एक दिन फोकस कर दिया तो दूसरे दिन जो है आप रेस्ट ले लो। फोकस का मतलब होता है कि ये जो 45 डेज का जो प्लेज है, आपको ये 45 डेज ऑनेस्टी के साथ अपने करियर को देना है। दूसरा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक दिन अगर आपने 8 घंटे पढ़ लिए तो अगला दिन ये नहीं कि 2 घंटे आप पढ़ो, ठीक है, या अगले दिन आप मूवी देखने बैठ जाओ, वो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको अपने आप को करना पड़ेगा। तीसरा, शेड्यूल ऑफ एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे और मोर। आपको 8 घंटे का शेड्यूल चाहिए। अब ये जो 8 घंटे का शेड्यूल है वो हमें 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है। आप 2-2 घंटे की शिफ्ट लगा सकते हैं, बीच में आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हैं। आप जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो मेनली जो है जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो फॉलो करते हैं, वो 50:10 का रेशियो फॉलो करते हैं। मतलब आप इस पूरे 8 घंटे को, या फिर अगर आपको लगता है कि 8 घंटे से ज्यादा देना चाहिए मुझे, अगर आपको लगता है मेरा कोई पोर्शन बहुत स्ट्रांग है तो आप उस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, तो आपका ये 8 घंटा भी नहीं लगेगा, 6 घंटे में भी आप कवर कर सकते हैं सिलेबस अपना। तो डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो जैसे सपोज मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं कि उन्होंने क्या करा, 8 घंटे का एक शेड्यूल बनाया। कैसे कैसे? 2-2 घंटे डिवाइड कर दिए, 2 आवर्स जो है उन्होंने डिवाइड कर दिए। अब ये 2-2 घंटे को हम क्या करेंगे, दोबारा 1-1 आवर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो 1-1 आवर्स है इसे भी अगेन मैं डिवाइड करूंगा 50:10 के रेशियो में। मतलब मैं 50 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट की रेस्ट लूंगा, ठीक है। अब ये रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं होता वीडियो गेम खेलना, पबजी खेलना शुरू कर देना। 10 मिनट का मतलब होता है कि आप मेडिटेशन कर लो, आप जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आप कुछ और कर लो जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए, ठीक है। आप नैप ले लो एक छोटा सा 10 मिनट का, उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी जब आप पढ़ोगे। तो फिर अगेन जो है ये 1 घंटा है, इसे मैं 50:10 के रेशियो में डिवाइड करूंगा। तो इस तरह से आप कंसिस्टेंटली जो है आप 8 घंटे का शेड्यूल जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोज एंड कॉन्स था। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। सबसे पहले मैं आपको बेस एग्जाम 2022 का मैं सिलेबस बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर देना है ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपना। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। और सेक्शनल जो है इसमें टाइमिंग दी हुई है, मतलब आपको जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का जो जितने क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस, वो आपको 35 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा जो है वो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक जो है इससे 25 क्वेश्चंस आएंगे, और ये जो 25 क्वेश्चंस होगा ये 25 मार्क्स का होगा, यानी हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। इसका ड्यूरेशन कितना है, 20 मिनट्स। तो 25 क्वेश्चंस को आप 20 मिनट्स में सॉल्व करना, ये तो 20 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गया। ये एक्चुअली एक प्लान होता है कि किस तरीके से बच्चों को छाटा जाए, क्योंकि ये 25 जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन होता है इसे आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। बाकी का 10 मिनट जो है आपका यहाँ पे बेकार जाने वाला है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 ही है, और लेकिन जो टाइम दी गई है वो 25 मिनट्स दी गई है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है, और यहाँ पे जो है स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि 25 क्वेश्चंस को 25 मिनट में करना, क्योंकि जो बहुत स्मार्ट है, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस करा हुआ है क्वांट का, तो उनके लिए 25 क्वेश्चंस 25 मिनट में निकालना बहुत आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस 25 क्वेश्चंस को 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में करने का दम रखते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे कि अगर इस 25 क्वेश्चंस के लिए उन्हें 40 से 45 मिनट भी दे दिया जाए तो भी उनके लिए ये कम पड़ेगा।
तो उन सारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें लग रहा है कि मेरा क्वांट बहुत वीक है तो उन्हें ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्वांट के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का, और ये 40 मिनट्स ही, ठीक है, ये आराम से हो सकता है। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग भी 35 मिनट्स में हो सकती है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्वांट के साथ है कि 25 क्वेश्चंस को 25 मिनट्स में कवर करना है। और यहाँ पे बेस एग्जाम वालों ने क्या करा हुआ है, अपने पास एक एज रखा हुआ है कि क्वांट में हमें छाटना ही छाटना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब देखो कहाँ से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि बैंकिंग के क्वेश्चंस होंगे या एसएससी के क्वेश्चंस होंगे। देखो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का जो टॉपिक है ये आपको एसएससी लेवल का ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा अप मिलेगा। इसलिए क्योंकि जो बेस एग्जाम का जो सिलेबस है, जो डिफरेंट पोस्ट के लिए 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है। तो ये जो 4 पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट हैं, मतलब किस तरीके से कवर करना है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई गई है कि कौन कौन से पोस्ट है। जो इससे पहले वाली जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाली हुई थी, आप आई आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं 4 जिनके लिए, अब जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्हें पता ही है कौन कौन से पोस्ट हैं। आप उनके लिए जो है, आप उन सारे पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का जो टॉपिक होगा वो होगा एसएससी लेवल का, लेकिन एसएससी लेवल से थोड़ा सा अप होगा। कंप्लीटली बैंकिंग लेवल का नहीं होगा, लेकिन एसएससी लेवल के का थोड़ा सा अप होगा वो, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल का है वो सिलेबस। तो एक्चुअली क्या है कि आपको थोड़ा सा टफ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एक लेवल अप करके पढ़ना पड़ेगा ना। जो जनरल अवेयरनेस है ये मिक्स्ड आपको दिखेगा एसएससी प्लस बैंकिंग लेवल का। बैंकिंग लेवल का जो सिलेबस होगा उसमें आपको करंट अफेयर्स भर के मिलने वाला है। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 25 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। और अगर करंट अफेयर से नहीं मिल रहे हैं तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि करंट अफेयर से ही उठा करके क्वेश्चन पूछा जाए। करंट न्यूज में अगर कोई हिस्टोरिकल न्यूज भी है या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के बारे में भी बात चल रही है तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया, वो भी एक करंट का ही क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये मिथ होती है कि 2022 लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में तभी जाके वो करंट का क्वेश्चन हुआ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जो न्यूज में चल रहा है, तो उससे अगर 2 साल पहले अगर कुछ हुआ था इंपॉर्टेंट कोई भी इवेंट, तो वो उससे भी उठा करके क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है या एग्जामिनर पूछ सकती है, तो वो भी करंट का ही क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। अब आप लोग समझते नहीं हो तो फिर कमेंट करना शुरू कर देते हो कि जो है इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ था, उस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ था। तो जनरल अवेयरनेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछा जाएगा। बाकी 15 क्वेश्चन जो है वो आपकी जनरल स्टडीज की टॉपिक से रहेगी। जनरल स्टडीज में आपको हिस्ट्री मस्ट है, पॉलिटी मस्ट है, पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिटी पे अच्छे से फोकस करिएगा। इसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी वो आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये 4 टॉपिक मस्ट है। इसके अलावा आप स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं अपना यहाँ पे। और जो नेक्स्ट जो है मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीटली एसएससी लेवल का रहेगा, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमें बताता है। आपको बहुत जल्द मैं सैंपल पेपर्स लेकर के आऊंगा, क्योंकि जिन 4 पोस्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है बेस एग्जाम के लिए, या फिर जिन 4 पोस्ट के लिए बच्चों ने सबसे ज्यादा अप्लाई करा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल की जो बेस एग्जाम के अंदर जो वैकेंसीज थी उसके लिए, तो उनका प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है कहीं पे। अब क्यों अवेलेबल नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उससे मतलब बेस एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्या कहते हैं उसे, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमें मिला हुआ है। तो उसके बिहाफ पर मैंने सैंपल पेपर बनाई हुई है, वो मैं आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, सॉल्व सैंपल पेपर, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर नेक्स्ट जो है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 50 मार्क्स का, मतलब 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपका बैंकिंग लेवल का होगा, प्लस जैसे एसएससी में जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, ये सब पूछे जाते हैं, उस तरह से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट जो है आपका एग्जाम पैटर्न था जो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल पे। तो देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज दिख रही है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, इस तरह से शेड्यूल जारी है 45 डेज की। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी निशांति एकेडमी के, या फिर अगर आपने बेस एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करा हुआ है निशांति एकेडमी ऐप पर, मैं वहां भी ये पीडीएफ और ये वीडियो दोनों शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने बेस एग्जाम का बैच ज्वाइन नहीं करा हुआ है, आप
ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो फ्री बैच है उसे ज्वाइन करने से फायदा क्या क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। अगर आप वो बैच ऐप के अंदर ज्वाइन करते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वहां पे आपको जितने स्टूडेंट्स मिलेंगे वो बेस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस बैच के अंदर। तो किसी भी तरह का आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, इसके सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चंस पे डाउट हो, तो आप वहां पे क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। आपको जितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं तो हूं ही एक्टिव उस बैच में, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आपको गाइडेंस मिल सकती है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो गया तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपको जो भी फ्री कंटेंट है वो आपको वहां पे मिल सकता है। पेड कंटेंट में जैसे आप कोई भी कोर्सेस है हमारा वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगर कोर्सेस लेते हैं तो जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी एनरोल है बेस एग्जाम से रिलेटेड जो बैच है उसके अंदर, अगर आपको जानना है कि कैसे इसके अंदर एनरोल करते हैं बेस एग्जाम वाले बैच के अंदर निशांति एकेडमी ऐप पर, तो अगेन आपको आई आइकन पर एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसे देखिए। उसमें सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताई हुई हैं। नाउ तो ये सारे कुछ फायदे हैं। इसके अलावा जो लाइव मॉक टेस्ट हम लोग हमेशा लेते हैं किसी भी एग्जाम के ठीक 10 दिन पहले से, तो वो आप लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आप जितने सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डे वाइज शेड्यूल पे। तो सबसे पहले देखो 4 शिफ्ट में मैंने पूरा आपका शेड्यूल डिवाइड करा हुआ है। ये 4 शिफ्ट्स को कितने कितने घंटे की टाइमिंग देनी चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप इसे 1 घंटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है आप उसे 1 घंटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा हर कुछ एवरेज है तो 2-2 घंटा आप सभी सब्जेक्ट को दीजिए। मतलब सारे शिफ्ट को आप 2-2 घंटे की टाइमिंग में डिवाइड करिए। या फिर अगर आपको लगता है कोई एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत वीक है मेरा, तो उसे थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट जो है एक्चुअली आपका टाइमिंग है 2-2 घंटे का। मेरे अकॉर्डिंग मैंने 2-2 घंटे का टाइमिंग बनाया हुआ है कि 2 घंटे एक शिफ्ट को देना चाहिए, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट को, तो वो मैंने दिया हुआ है। 2 घंटे इनफ होते हैं अगर आप ऑनेस्टी के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं तो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा अगर किसी टॉपिक को दे सकते हैं तो आप ज्यादा भी टाइम दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइमिंग मेंशन नहीं करी है। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग क्यों करेंगे सर? क्योंकि रीजनिंग से आप देखो 50 क्वेश्चंस हैं, तो 2 टॉपिक ऐसे हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रीजनिंग का टॉपिक और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक, क्योंकि दोनों से 50-50 क्वेश्चन है। तो हमें इन दोनों टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, एक रीजनिंग और दूसरा इंग्लिश, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन है। अब इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल अवेयरनेस या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे हमें कम ध्यान देना है, हमें उस पे भी इक्विवेलेंट ध्यान देना है। लेकिन वो चूंकि ज्यादा मार्क्स का है तो हमें उसके तरफ जो है ये दिमाग रखना है कि वो ज्यादा मार्क्स का है, तो उसमें क्वेश्चंस ज्यादा बन भी सकते हैं, ज्यादा मार्क्स भी आ सकता है, अगर छूट गया तो कम भी मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग का जो टॉपिक है उसमें हमें सबसे पहले ब्लड रिलेशन, काउंटिंग फिगर, डाइस एंड क्यूब, एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर, और फिर मतलब 5th डेज को क्लॉक कवर करना है और 6th डेज को कैलेंडर कवर करना है। तो ये 6 दिन में आपको ये 6 टॉपिक्स कवर करने हैं रीजनिंग के। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आर्टिकल हो गया, नाउन एंड प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव रुको पहले, आर्टिकल एंड नाउन एंड प्रोनाउन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना घुसोगे उतना लगेगा कम है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रूल्स अगर आपको मिल जाए, जैसे एमबी पब्लिकेशन की बुक में या किरण की बुक में या फिर और भी कोई ऐसी बुक है जहां पे सिर्फ रूल्स गिवन है और उस पे बेस्ड 1-2 एग्जांपल्स गिवन है। प्लिंथ टू पैरामाउंट में सारे रूल्स गिवन है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है टॉपिक को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये जो 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक आप प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक आती है या लूसेंट की बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, आप उससे कवर करें। और आर्टिकल्स और नाउन एंड प्रोनाउन, ये जो 3 टॉपिक है, आप कोई भी ऐसा सोर्स उठा लीजिए जहां पे सिर्फ इनके रूल्स गिवन है, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट रूल्स, सारे रूल्स नहीं, इंपॉर्टेंट रूल्स गिवन है, आप उससे कवर कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कवर करोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, वर्ब, इन तीनों टॉपिक में नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल के रूल्स कवर हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द। और अगर यहाँ पे नहीं होते हैं तो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट दोगे इंग्लिश पे बेस, आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी कवर हो जाएंगे। मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ये 4
टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, फिलर से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो इन सब टॉपिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर आप मैं जो थर्ड शिफ्ट है उसमें जीएस की बात करूं तो उसमें सबसे पहले मैंने हिस्ट्री लिया है, क्योंकि लेकिन अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटी है, क्योंकि पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। तो अगर लेकिन हिस्ट्री से अगर आप स्टार्ट करते हैं ना तो क्या होगा, एक फ्लो बनता है। पहले आप हिस्टोरिकल सारा बैकग्राउंड समझ जाते हैं, उसके बाद पॉलिटी में एंटर करते हैं, क्योंकि पॉलिटी का जो टॉपिक है वो 1947 के बाद स्टार्ट हुआ है। पॉलिटी से पहले हिस्ट्री आता है जो 1947 तक का है। तो आपका एक फ्लो बन जाता है वहां पे अगर आप अच्छे से कवर करते हो। तो इसीलिए मैंने हिस्ट्री और उसके ठीक बाद पॉलिटी को रखा है, ताकि आपका एकदम फ्लो में प्रिपरेशन हो और आपको एकदम स्टोरी के जैसा सारी चीजें समझ में आए। तो हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरिकल सोर्सेस, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपदास, मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड, ये जो टॉपिक है 6 टॉपिक ये आपको कवर करना है। ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट 2 बार इसलिए क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और कवर करने में आपको समय लगेगा। तो ये इस टॉपिक को आप जो है 2 बार टाइम दीजिए। अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है तो आप 1 बार दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है, या फिर कोई और अगर आपका वीक है तो आप उसे यहाँ पे गुजार सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लीजिए आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग। ये एक एवरेज माइंडसेट वाला जो स्टूडेंट होगा उसके लिए एक शेड्यूल है, जिन्होंने पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट करा है उसके लिए एक शेड्यूल है। तो अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करा हुआ है तो इस शेड्यूल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड के द्वारा। ठीक है, जो डे 7 है, ये डे 7 में आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक जो आपने ये 6 दिनों में कवर करे हैं उसे रिवाइज करना है उस पे। और रिवीजन का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है अगर आप इन सारे टॉपिक्स पे बेस टॉपिक वाइज अगर आपको टेस्ट कहीं पे मिल जाता है तो बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जहां पे आपको अगर कोई टॉपिक समझाया गया है तो उस पर बेस जो है एक टेस्ट दिया जाता है। तो आप क्या करो कि डे 7 को वो सारे टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा, वो ओवरऑल जो आपने पढ़ाई करी है इस 6 दिनों में वो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो निशांत एकेडमी ऐप के कोर्सेस में आपको एक टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट, मतलब दोनों चीजें आपको दी गई है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। तो आप वो कोर्स ले सकते हैं जहां पे अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं सारी चीजों का, तो आप प्रिपरेशन करते जाइए। जो भी टॉपिक आप प्रिपरेशन करिएगा उस टॉपिक पे बेस्ड जो है निशांत एकेडमी ऐप का वो कोर्स, मतलब उस कोर्स के अंदर बेस एग्जाम से ही रिलेटेड वो कोर्स है। तो उस कोर्स में जाकर के अगर आप वो टेस्ट देते हो तो आपको वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगा वहां पे। ठीक है ना, इसके बाद जो है आप डे 7 में ही एक मॉक टेस्ट दीजिए। बोलोगे सर अभी तो टॉपिक स्टार्ट करा है, 6 टॉपिक कवर करें उसके बाद टेस्ट देने का क्या मतलब है ना। टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आप समझो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका लेवल क्या है, ताकि जब आप खत्म करो तो आपको पता चल सके कहाँ से मैंने शुरू करा है और आज मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका इंप्रूवमेंट बताएगा, आपका पोजीशन बताएगा, आप किस जगह पे हो, कितने पानी पे हो, वो आपको बता देगा कि हाँ मतलब तुम्हारा लेवल इतना है ये 6 दिन के प्रिपरेशन पे। या फिर मेरा 6 दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो है आपको बता देगा कि आपका इनिशियल लेवल ये है। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, भले आपको डर लगे, भले आपको ये लगे यार कोई फायदा तो नहीं है, फिर भी मॉक टेस्ट दीजिए, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये पहला मॉक टेस्ट आपको देना है और उसे एनालिसिस करना है। ठीक है, ये पूरा 7 डेज का शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डे 8। डे 8 में हम लोग रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करने वाले हैं यानी कि नरेशन। हिस्ट्री के अंदर हम लोग संगम पीरियड है वो करेंगे और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंपल इंटरेस्ट। डे 9 में हम लोग कोडिंग, डिकोडिंग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड कवर करेंगे और फिर क्वांट के अंदर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। डे 10 जो है वो वर्ड फॉर्मेशन सीरीज होगा, रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक कवर करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने सारे मेन टॉपिक्स थे ग्रामर के वो हमने कवर कर लिए। तो इन पे बेस हमें क्या करना है, इन सारे पे बेस जो है हमें या तो टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करनी है या फिर एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट वही टेस्ट है ना। अब यहाँ पे जो है मेरा हिस्ट्री का जो है हमने संगम पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड कवर कर लिया था। फिर राजपुताना है, चोलास एंड अदर्स हैं और फिर सल्तनत पीरियड, ये सारा जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। क्वांट के अंदर हम लोग नेक्स्ट जो होगा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। नाउ
डे 13 क्या है, अगर मान लो, देखो हर दिन इंसान का एक जैसा नहीं होता, ठीक है। मैंने बताया कि ये जो मैं शेड्यूल आपको दे रहा हूँ ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, बहुत ही फिजिबल है, प्रैक्टिकल आप इसे कर सकते हैं। तो होता क्या है ना कि जब हम लोग बैठते हैं किसी भी चीज को करने के लिए तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हमेशा आता है। अब ऐसा तो नहीं होता, हो सकता है कि आप ये पूरा मतलब सोसाइटी छोड़ के किसी जंगल में जाकर के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हैं हो तो सोसाइटी के बीच में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ फैक्टर्स होगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता रहेगा। तो हो सकता है कभी भी कोई भी टॉपिक मिस हो जाए, तो उस सिचुएशन पे आप अपना एक दिन दो जो टॉपिक या जो भी कुछ आपका मिस हुआ है उसे कवर करने के लिए। अगर आप ये सोचोगे कि मैं पूरा 6 दिन का शेड्यूल जो है वो छोड़ दूं, तो वो नहीं हो सकता। कोई 1 घंटा मिस हो गया, एक टॉपिक मिस हो गया, तो उसे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लूप होल रखोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अपने आप को जो है बहुत ज्यादा रूथलेस फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डे 13 है उसमें अभी तक अगर कोई भी टॉपिक अगर मिस हुआ है तो आप उसे कवर करिए अच्छे से। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मेरा वीक है, उस पर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, तो उसे आप कर सकते हैं इस डे 13 पे। अगर आपने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया है यहाँ तक, तो आप एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं अपने आप को, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, ये अपने अकॉर्डिंग आप सोच लेना। नाउ डे 14 जो है, उस डे 14 को आपको सेम चीज करना है। जितने सारे टॉपिक अभी तक आपने कवर कर लिए, पूरा 1 से लेकर के 13 तक का डेज का, वो सारा टॉपिक का आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट देना है और जो है उसे रिवाइज करना है, और सेकेंड मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, उसे एनालिसिस करना है, अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को समझना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ डेज 14 के बाद जो है डेज 15 से लेकर के डेज 20 तक का ये पूरा सिलेबस है। अभी तक हमने रीजनिंग का पूरा सारा टॉपिक कवर कर लिया था। ये नॉन वर्बल रीजनिंग प्रैक्टिस, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, जैसे कि आपको मिरर वाला जो क्वेश्चन होता है, या फिर जो है वाटर इमेज हो गया, या फिर मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया, या फिर आपको जो है दिया हुआ रहता है कि मतलब एक तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें 3 फिगर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, एक फिगर बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कोई रूल होता नहीं है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एक दिन बहुत है इसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आप कोई भी बुक उठाइए एसएससी की, वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं, आपको लगता है ऊपर का कोई टॉपिक मिस हो गया, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मतलब ओवरऑल जब प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक रीजनिंग का टॉपिक कवर हो गया था शिफ्ट 1 में। तो हम क्या करेंगे, डेज 15 से जो है हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीएस जो है वो 25 मार्क्स का होता है, लेकिन जीएस बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज सेक्शन है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को, तो इसीलिए जो है सबसे पहले जो है बायोलॉजी जो भी है जीएस का पोर्शन, जैसे जैसे मेरा सिलेबस खत्म होता जाएगा हम लोग जीएस को इनपुट करते जाएंगे, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब दिमाग में ये कभी गलती से भी नहीं रखना है कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर मैं छोड़ दूं तो फिर क्या होगा, छोड़ दूं तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे वो 1 नंबर का भी क्वेश्चन है तो उसे करना है, क्योंकि 90% लोगों के दिमाग में ये होगा कि वो 1 नंबर का है तो उसे छोड़ देना है, और जो 10% स्टूडेंट हो गए उनके दिमाग में ये होगा कि 1 नंबर का भी है लेकिन उसे करना है। तो उनके पास एक एज है कि जो है उनका मार्क्स जो है बाकी के कंपैरिजन में 1 मार्क्स अप रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बायोलॉजी का टॉपिक है वो हमें करना है शिफ्ट 1 से, 15 डेज से स्टार्ट करना है इसे। तो पहला दिन जो है सेल ऑर्गेनल्स, जितने सारे सेल के पार्ट्स हैं वो पढ़ना है, सेल डिवीजन के बारे में जानना है, टिश्यू है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये टॉपिक कवर करना है। सोर्सेस में आपको अगेन मैं बता दूंगा, जीएस के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो लूसेंट है। आप निशांति एकेडमी के कोर्सेज भी देख सकते हैं, ई बुक्स में बहुत जल्दी उसके अंदर डाल दूंगा, ताकि वीडियोस हो सकता है कि थोड़ा डिले होता है बनने में, चीजों को उस तरह से उस लेवल पे बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ई बुक्स जो है मैं आपको 1 वीक के अंदर सारे डाल दूंगा, ठीक है। लाइव प्रोसेस उसकी बात करना है। अब ये लाइव प्रोसेस का मतलब होता है इसके अंदर रेस्पिरेशन भी आ गया, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी आ गया, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, सर्कुलेशन भी आ गया, मतलब सब कुछ, नर्वस सिस्टम भी आ गया, ये सब कुछ सारा टॉपिक इसके अंदर आता है, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि बायोलॉजी में सर ने रेस्पिरेशन तो टॉपिक लिखा ही नहीं है, ठीक है। ये लाइव प्रोसेस का ही मतलब यही होता है कि इसमें सब सारा चीज लाइफ से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। हेरिडिटी भी आ गया, इवोल्यूशन भी आ गया, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर, जिससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है आपको मिलेगा, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम। इसे जैसे मोनार्ची हो गया, जो भी है, पोरिफेरा हो गया, ये सारे जितने सारे टाइप है अलग अलग तरह के, प्लांट हो एनिमल हो इन सबके,
तो ये सारे क्लासिफिकेशन आपको कवर करने हैं। और जो है इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये भी कवर करना है। एनिमल इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल डिजीज, ये देखो 3 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफ हो सकता है, आपको लूसेंट में मिलेगा, लूसेंट में नहीं मिलेगा तो यूट्यूब जिंदाबाद, आप वहां से कवर कर सकते हैं। अगर आपने कोर्सेस ली हुई है निशांति एकेडमी को की, तो आपको वहां पे भी ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ना इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तक हमने ग्रामर पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू कवर वोकैबुलरी सेक्शन। तो आपको क्या करना है, 50-50 इडियम्स की आपको जो है सेट लगानी है, ठीक है, उसे प्रैक्टिस करना है। अगर आपका बिल्कुल जीरो है तो 50 इडियम्स जो है आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे। आप एटलीस्ट जो है 30 से स्टार्ट करना और कोशिश करना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप कवर कर सको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल जीरो है मेरा बिल्कुल वोकैबुलरी पोर्शन, तो ये जो 2 घंटे का जो शिफ्ट था इसे थोड़ा सा और बढ़ा करके 3 घंटे कर देना, ठीक है। 3 घंटा मतलब 1-1-1। अब 1 को मैं 50:10 के रेशियो में डिवाइड करूंगा, मतलब 50 मिनट मैं याद करूंगा, 10 मिनट जो है मैं रिलैक्स करूंगा, फिर 50 मिनट याद करूंगा, फिर 10 मिनट रिलैक्स करूंगा, फिर 50 मिनट याद करूंगा, 10 मिनट रिलैक्स करूंगा। इस तरीके से कवर करना। 3 घंटे लगातार कभी मत पढ़ना, 8 घंटे में एक दिन में पागल हो जाओगे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जो साइंटिफिक वे है, जो एक्चुअल जो कंसिस्टेंसी बनाए रखने का वे है, उससे आप पढ़ाई करो। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 50 इडियम्स का सेट लगाना है डेली बेसिस पे, और जो भी आपको लगे कि इडियम जो है आपकी वीक है, जो आपको नहीं आ रही है, उसे लर्न भी करना है ना। जो डे 20 है उस दिन में आपने जितने सारे इडियम्स लगा लिए हैं, 250 आपने लगा चुके हैं इडियम्स, 250 आपने इडियम्स कर लिए हैं, उसे रिवाइज करना है, ठीक है। नाउ GS1 हिस्ट्री का भी पोर्शन बचा हुआ है, विजयनगर एंड अदर साउथ किंगडम जो है वो कवर करना है, मुगल्स कवर करना है, मराठास कवर करना है। अगर आपके पास नोट्स है और आप जल्दी कवर कर सकते हैं और भी बेस्ट है आपके लिए। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ये कवर करना है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, 1857 रिवॉल्ट, और क्वांट के अंदर नंबर सिस्टम, SCF एंड LCM, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, अलजेब्रा कवर करने में टाइम लगेगा। नंबर सिस्टम भी पॉसिबल है कि आपका एक दिन में ना हो, तो अगर एक दिन में नहीं होगा तो कवर लेफ्ट पोर्शन, तो जो पोर्शन आपका कवर नहीं हो रहा है उसे आप यहाँ पे कवर करिएगा, ठीक है। तो मैंने रिवीजन के लिए भी टाइम आपको इस शेड्यूल में दिया हुआ है, अगर कोई पोर्शन मिस हो रहा है तो उसे कवर करने के लिए भी मैंने आपको टाइम दिया हुआ है। तो देखो, तो बहुत अच्छे से मैंने बनाया हुआ है ये सारी चीजें, और बहुत आराम से आप कर सकते हो कॉन्फिडेंट के साथ कि हाँ मेरा कवर हो रहा है, मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। ये नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ पूरे दिन भर में, आपको सारी चीजें बताई हुई, बस ये आपकी इफिशियंसी है कि आप कर कितना सकते हो, ठीक है। नाउ डे 21 डेज में हमें क्या करना है, सेम चीजें जितनी अभी तक पढ़ी हुई है डे 1 से लेकर के डे 20 तक का, वो सारा रिवाइज करना है। उस पर बेस्ड आपको टेस्ट देने हैं टॉपिक वाइज, और फिर 3rd मॉक टेस्ट आप इवनिंग में लगाओ और उस पर उसका एनालिसिस करो। नाउ उसी तरह से 22 से लेकर के 27 डेज तक का पूरा शेड्यूल है। अब देखो, यहाँ पे हमने बायो का मेन टॉपिक कवर कर लिया है, और क्वेश्चंस बायोलॉजी में यहीं से बनते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हमें यूनिट एंड डायमेंशन कवर करना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क, एनर्जी एंड पावर है, लाइट, मिरर एंड लेंस है। लाइट से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि हमेशा रहता है। अगर साइंस पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होगा, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं फिजिक्स के अंदर। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में हमने इडियम्स कर लिया था इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेम प्रोसेस है, 50-50 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको सेट लगाना है। और अगर कोई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं पता है, नहीं याद है, तो उसे लर्न करिए, और फिर 27 डेज में ये सारे 250 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बेस्ट बुक जो है बहुत सारे हैं मार्केट में। SP बख्शी की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है वोकैबुलरी के लिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वोकैबुलरी आपको मिल जाएगी। MB पब्लिकेशन की SSC वाली बुक या बैंकिंग वाली बुक, दोनों बुक आपको मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में मार्क्स आपके अच्छे हों तो आप दोनों बुक से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इंग्लिश जो है आपको मिक्स देखने को मिलेगा, SSC और बैंकिंग दोनों लेवल का। नाउ हिस्ट्री के अंदर गांधीयन एरा, 1947 रिवॉल्ट, इंपॉर्टेंट वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, ठीक है, वाइसरॉयज एंड गवर्नर्स। देन यहां तक कवर करने के बाद हमारा हिस्ट्री का टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री पे बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट जरूर दीजिए टॉपिक वाइज, ताकि अगर कुछ रह गया होगा तो वो आपके टेस्ट से कवर हो जाए।
क्वांट के अंदर मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है आपको क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से ना। अगर कुछ पोर्शन छूट जाए तो वो आपको यहाँ पे कवर करना है। 28 का सेम शेड्यूल है कि आपको सारे जितने अभी तक पढ़े हुए हैं उसे रिवाइज करना है, उस पर बेस टेस्ट देनी है और फोर्थ मॉक टेस्ट आपको देना है, उसे एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट का बेस्ट जो है, आप मॉक टेस्ट कहीं का भी अटेम्प्ट करिए, कोशिश दिमाग में ये होनी चाहिए कि वो मॉक टेस्ट ऐसा हो जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हो। मैंने जो मॉक टेस्ट बनाया हुआ है आपके अंदर वो कंप्लीटली बेस्ड है 2022 बेस एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेक्शनल टाइमिंग के साथ, और कोशिश ये करी है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में भी आपके कुछ क्वेश्चंस बन सके वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है 29 से लेकर के 34 डेज का शेड्यूल। इसमें आपको कवर क्या करना है, जीएस टॉपिक में हमने अभी तक फिजिक्स कवर कर लिया था, एक पोर्शन बचा हुआ था साउंड, तो वो हमें फिजिक्स का कवर करना है 29 डेज में। बाकी जो है ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारी चीजें कवर करनी है केमिस्ट्री के अंदर। इंग्लिश के अंदर हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया था, अब वोकैबुलरीज है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वो कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे, रिवीजन करेंगे। अगर वोकैबुलरीज में अगर आपके डाउन है तो इसे ज्यादा समय दीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे। 50 क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाएंगे इंग्लिश में, वोकैबुलरीज होगा, ये सारी चीजें फिक्स हो गई ना। जो जीएस है, जीएस में हमने अभी तक हिस्ट्री कवर कर लिया था, नाउ पॉलिटी स्टार्ट है। पॉलिटी में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, शेड्यूल एंड अमेंडमेंट। इस पे बेस जो है आपको एक पीडीएफ निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल और सारे अमेंडमेंट की पीडीएफ, मतलब एक ही पीडीएफ है जहाँ पे सब कुछ है, इंपॉर्टेंट सारे जो सारे क्वेश्चंस पिछले साल पूछे हुए, पिछले साल नहीं मतलब पीछे के सारे ईयर्स में, उस पे बेस बहुत पहले डाली हुई थी। थोड़ा सा पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली सर्च कर लेना पार्ट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो भी मिलेगा उसमें से एक पीडीएफ जो है वो वही होगी और एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। क्वांट के अंदर टिग्नोमेट्री आ सकता है, एकदम श्योर शॉट है क्योंकि जो बेस है उसके सिलेबस में बहुत कुछ है। ठीक है, और इन्होंने सिलेबस नहीं बताया है डिटेल में, तो आप समझ लो कि इनके पास एक एज है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको सेफ गेम खेलना है, तो आपको सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, देन हाइट एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का जो टॉपिक है वो कवर करना है, कुछ बच जाए तो उसे कवर करना है। 35 डेज को आपको वही टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट, और फिर 1 मॉक टेस्ट यानी 5th मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है और उसे उसका एनालिसिस करना है। नाउ सेम 36 से लेकर के 45 डेज तक का शेड्यूल है। इसमें हमने अभी तक जो है शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री कवर कर लिया है। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में क्या है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देन नेशनल इनकम, प्लानिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, और पब्लिक फाइनेंस एंड फॉरेन ट्रेड। ये जो 41 डेज के अंदर हमारा इतना सारा टॉपिक कवर होगा। देखो ये एक दिन में कवर करना है, तो आपके पास सोर्सेस पहले से अवेलेबल होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस की लिस्ट मैंने आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। देखो चीजें 2 तरह की आपको मिलेंगी, एक फ्री भी होता है, एक पेड भी होता है। फ्री में मेहनत ज्यादा है, ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा खुद से कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। और दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा पैसे लगा करके आप जो है, जब इतने पैसे लगा के आप फॉर्म भरते हो 800 रुपए 1500 रुपए, तो वही 800-1500 में आप पूरा सिलेबस अपना करियर बनाने के लिए आप फॉर्म भरते हो 1500 रुपए के लिए। बहुत बड़ा ये आप क्या कह सकते हो, मतलब माइंडसेट बना हुआ है। मैं देखता हूँ बच्चों का 1500 रुपए लगा करके वो फॉर्म भरते हैं, 800 रुपए 1000 रुपए लगा के फॉर्म भरते हैं, लेकिन चाहते हैं कि प्रिपरेशन मैं फ्री में करूँ। मतलब फॉर्म भर दिया है, अब फ्री में करके वो एक रिस्क ये ले रहे हैं कि मतलब जो है मैं क्या करूंगा, मैं अपने से प्रिपरेशन करूंगा, और अपने से प्रिपरेशन करके चाहे जैसे भी हो 1 साल पूरा अपना बर्बाद करूंगा, या फिर अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा, या जो भी डेविएशन, मतलब अगर सीरियस है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गया, 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो उस सिचुएशन पे जो है या तो अच्छी किताब
आप खरीदिए जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्री सोर्सेस में कम दिमाग भटकाइए। अगर फ्री सोर्सेस बहुत अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा कंटेंट है तो बेस्ट है, लेकिन इधर उधर की चीजें ज्यादा मिलती है फ्री चीजों में, तो उससे बचिए। वो आपका टाइम से बर्बाद करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है। अब एक टीचर जो है वो बहुत मेहनत करके अगर कोई कोर्स बना रहा है और उसके लिए आपसे अगर 500 रुपीज चार्ज कर रहा है, आई थिंक वो डिजर्व करता है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो। ठीक है। तो अब जैसे मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं कि आप कोर्स जो है ये लेकर के आ रहे हो, पेड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई तो अब वो क्या करे, इतना मेहनत करने के बाद वो अपने बाल बच्चों को रोड पे तो नहीं छोड़ सकता ना। तो आप इस चीज को समझिए, आप भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी पाने के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपकी पूरी फैमिली जो है सिक्योर हो सके फ्यूचर में। सेम चीज है सबके लिए, सेम चीज है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रहिए यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमबी पब्लिकेशन की बुक होगी, एसएससी और बैंकिंग वाली, आपको दोनों से करना है यहाँ पे प्रिपरेशन। देखो अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम के लिए तो आपको एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रिपरेशन करिए, 100% सिलेक्शन होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक होगी एमबी पब्लिकेशन की, एसएससी प्लस बैंकिंग वाली, उससे प्रिपरेशन करना है। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से इन सारे सोर्सेस को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये पूरा इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। नाउ जीएस के अंदर पॉलिटी का जो पोर्शन रह गया है, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स एंड कमिटीज, जुडिशरी सिस्टम, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो करंट अफेयर्स का सेक्शन है। आपको कोशिश ये करनी है जनवरी 2022 से लेकर के मई 2022 का करंट अफेयर आप कवर करो। अगर आपने इतना कर लिया ये मस्ट है, लेकिन अगर आपके पास समय बचेगा तो 2-3 महीने पहले तक का कर लेना, मतलब दिसंबर का भी कर लेना, दिसंबर 2021 का, नवंबर 2021 का, अक्टूबर 2021 का। मतलब अगर आप करंट अफेयर्स कुछ दिन पहले का करते हो तो वो सुपर है, लेकिन जनवरी 2022 से लेकर के मई 2022 तक ये मैंडेटरी है, आपको ये करना ही है। ठीक है। नाउ डे 42 को हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना है आपको, चाहे आपने जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करिए, चाहे आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, बेस्ट वे होता है टॉपिक वाइज टेस्ट देना। और साथ ही साथ जो है आप 6th मॉक टेस्ट आप दीजिए और उसे एनालिसिस करिए। तो ये डे 41 तक का सिलेबस हो गया जो आप कवर कर रहे हैं। ना मैंने बोला था 45 डेज के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। 43 डेज में जो है इकोनॉमिक्स का हम लोग डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ मिसलेनियस अगर रह गया है वो कवर करेंगे, और कवर इफ एनीथिंग लेफ्ट, अगर कुछ भी बचा है अभी तक का उसे हम यहाँ पे कवर करने वाले। ना इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल फीचर्स, पासेस, रिवर्स एंड माउंटेन्स, मतलब जो भी फिजिकल फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, जैसे डैम हो गया, ये सारी चीजें टॉपिक वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सॉइल एंड वेजिटेशंस का टॉपिक कवर करने वाले नेक्स्ट डे में। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट का टॉपिक कवर करेंगे। पॉलिटी के अंदर लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कंस्टिट्यूशनल एंड नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडी, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इमरजेंसी प्रोविजन। तो हमारा पॉलिटी कवर हो जाएगा यहाँ पे। कंप्यूटर आ गया था तो कंप्यूटर में फंडामेंटल्स कवर करेंगे। फंडामेंटल्स में आपका इनपुट आउटपुट जो है, मेरा कौन कौन से पूरी हिस्ट्री कंप्यूटर की, फिर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, सबसे बेस्ट होती है इल्यूशन की, एक पतली सी बुक आती है 50 रुपए की, उसमें आप पूरा फंडामेंटल्स कवर कर सकते हैं। इसके बाद आएगा डिजाइनिंग टूल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल से ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरनेट नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, और विंडोज एंड एमएस ऑफिस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि ये टॉपिक कवर नहीं हो रहा है मेरा सही से, तो मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक से कम क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं बनते हैं। फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड में इंटरनेट आता है, थर्ड में विंडोज एंड एमएस ऑफिस आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मेल मर्ज हो गया, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है ना। अगर आप के पास अगर दिन बचता है, क्योंकि बेस एग्जाम का जो डेट है अभी फिक्स नहीं है, फाइनल नहीं है, उन्होंने बोला हुआ है कि जून में एग्जाम होगा, जून में कब होगा ये कंफर्म नहीं है और इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता। तो ऑब्वियस है या तो जून के लास्ट में होगा या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। बाद भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, पहले नहीं होगा, उससे पहले ये नहीं हो सकता कि 20 दिन में आपको एग्जाम दे दे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो
कवर करिए, अगर आपका कुछ छूट गया है तो, नहीं तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करिए, जितने फ्लो में आप कर सकते हैं। एक एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट दीजिए, 3-3 मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी ना। सब्जेक्ट और उसका बेस्ट सोर्स अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के लिए अगर आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग की, जो बहुत सारे एग्जाम को कवर करती है, बहुत मोटी सी बुक होती है, उससे आप कवर करिए। या फिर एस चंद पब्लिकेशन की भी बुक आती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका ना। जनरल इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन की इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेट आएगी, ये बैंकिंग वाली भी लेनी है आपको और एसएससी वाली भी लेनी है, दोनों से प्रिपरेशन करनी है। अगेन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो राकेश यादव सर की क्वांट की प्रैक्टिस बुक आती है, प्रैक्टिस सेट होता है उसमें, आप उससे कवर कर सकते हैं। शॉर्ट में कवर करना है आपको तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की राकेश यादव सर की आपको क्लास नोट्स अगर कहीं पे मिल रही है तो आप वो कवर कर लीजिए। लिंक मैं आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं। देखो फ्री वाला तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। मेरी लिंक जो है एक्चुअली मैं फ्री वाली चीजें अगर डाल रहा हूँ तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसीलिए जो है जो अच्छी बुक्स है अमेजन पे अवेलेबल, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, मैंने उसका लिंक आपको शेयर किया हुआ है ना। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक ये आपको कवर करनी है जनरल अवेयरनेस के लिए। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स आपको कहीं भी मिल जाएगा, अगर आपने निशांति एकेडमी का कोर्स लिया हुआ है तो मैं आपको उसमें करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है तो जितनी सारी टॉपिक्स मैंने मेंशन करी गई है, तो बेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैंने 3 कोर्सेस लॉन्च किए हुए हैं उसमें एक है मेरा फुल पैकेज जिसमें सब कुछ है, दूसरा जो है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट, और जो तीसरा है वो है सिर्फ मॉक टेस्ट। तो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए निशांति एकेडमी का मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मॉक टेस्ट मिल रहा है। आप अगर आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन जहाँ आपको फ्री में मिल रहा है या फिर कम पैसे में मिल रहा है, या अगर आपको रिलेवेंट मिल रहा है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो सोर्सेस है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें हैं, चेकआउट कर सकते हैं आप ना। ये कोर्सेस है जो मैं बता रहा था आपको, ये 1500 का कोर्स है जिसमें सब कुछ कवर है। 1000 का कोर्स है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये सेल्फ प्रिपरेशन पूरी किट है जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का, और साथ ही साथ 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। नाउ 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट बेस एग्जाम से रिलेटेड बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल रहा है। प्राइस की 200 रुपीज है। कूपन्स अवेलेबल होते हैं निशांति एकेडमी में जिसमें आपको 10%, 20%, 30%, 35% मैक्सिमम होता है, इतने का ऑफ मिलता है। तो आप कूपन्स अगर अवेलेबल होगा तो आप कूपन्स अप्लाई करके भी ये ले सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आप कहीं से भी प्रिपरेशन करिए, सेल्फ प्रिपरेशन करिए। फ्री सोर्सेज अगर आपके पास है या फिर कोई गाइड करने वाला आपके पास है जो आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दे सकता है, आप उसके थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको प्रिपरेशन करना है, ढंग से प्रिपरेशन करना है और इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।